दुनिया का सबसे बड़ा देश जो 2 कॉन्टिनेंट में फैला है, जहां 11 टाइम जोन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जिसे हराने की कोशिश अमेरिका का रहा है, मगर कभी कामयाब नहीं हो पाया। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट रूस की। मगर सवाल ये है कि इतना बड़ा देश आखिर इतना एम्प्टी क्यों है? आखिर रूस का 80% लैंड एरिया खाली क्यों है और केवल 20% हिस्से में ही इसकी सारी पॉपुलेशन क्यों रहती है? आइए डिटेल में जानते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 11 टाइम जोन और 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि नॉर्थ में बर्फ से ढके आर्कटिक से लेकर कजाकिस्तान के रेगिस्तानों तक और वेस्ट में बाल्टिक सी से लेकर ईस्ट में पैसिफिक ओशन तक केवल एक ही देश है, जिसका नाम है रशिया। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस की मोस्टली आबादी केवल 20% एरिया में रहती है, जबकि पूरा का पूरा देश खाली पड़ा हुआ है। मगर सवाल ये है कि इतना ताकतवर देश आखिर इतना खाली क्यों है? यह समझने के लिए आपको रूस की जियोग्राफी ही नहीं बल्कि उसकी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को भी समझना होगा, क्योंकि रूस के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जियोग्राफी की। दरअसल रूस 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। एक है यूरोपीय रूस और एक है एशियाई रूस। यूरोप में रूस का केवल 23% लैंड है, मगर यहाँ रूस की 80% पॉपुलेशन रहती है। जबकि एशियाई रूस की बात की जाए तो यह साइबेरिया एरिया है और यह रूस का 75% एरिया कवर करता है, मगर यहाँ मुश्किल से 20% आबादी रहती है। वैसे रूस की राजधानी मॉस्को भी यूरोपियन रूस में ही है और रूस का बड़ा शहर जिसे रूस का कल्चरल हब कहा जाता है यानी सेंट पीटर्सबर्ग भी यूरोपीय रूस में है। इनफैक्ट रूस का ज्यादातर रेलवे नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सभी वेस्टर्न साइड में हैं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है, आखिर रूस ईस्टर्न साइड की तरफ क्यों नहीं फैल पाया? इसे समझने के लिए आपको कहानी में पीछे लौटना होगा। आज जहां वेस्टर्न रूस है, कभी वहां छोटी छोटी इस्लामिक कम्युनिटीज रहा करती थी। दरअसल ये कम्युनिटीज यहाँ इसलिए बसी थी क्योंकि यहाँ पर नदियां थी, और यह तो आप जानते ही हैं, जहाँ नदी होती है वहाँ लैंड फर्टाइल होती है और मौसम भी अच्छा होता है, इसीलिए लोग यहीं पर आकर बस जाते हैं। मगर यूराल माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ हालात बहुत अलग थे। वहाँ पर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन जब रूसी एम्पायर ने एक्सपेंड करना शुरू किया तो साइबेरिया में भी उसने लोगों को बसाने की कोशिश की। बट यहाँ रहना आसान नहीं था, क्योंकि साइबेरिया अपने ठंडे मौसम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। हालांकि यूरोप में नदियों के आसपास आसानी से शहर बस गए थे, साइबेरिया में ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि एक तो चारों ओर बर्फ और दूसरा यहाँ की जमीन भी बिल्कुल बंजर थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब सोवियत यूनियन 20वीं सदी में पावर में आया तो लीडर्स ने डेवलपमेंट और आबादी को इस ईस्टर्न साइड पर फैलाने का प्लान बनाया, ताकि साइबेरिया और फॉरेस्टेड रशिया में लोगों को बसाया जा सके। मगर इस बार सरकार ने जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। उन्होंने लोगों से उनकी मर्जी जाने बिना जबरदस्ती उन्हें साइबेरिया भेजना शुरू कर दिया। जोसेफ स्टालिन की हुकूमत में 1920 से लेकर 1950 तक लाखों लोगों को जबरदस्ती ईस्टर्न साइड पर भेज दिया गया। बताना चाहेंगे कि इन लोगों में ज्यादातर तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के अपराध में कैद किए गए थे, और कुछ नॉर्मल शहरी इंसान थे जो मजदूरी के लिए वहाँ भेजे गए थे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो गुलाग्स में डालकर भेजा गया था। अगर गुलाग्स की बात की जाए तो यह बिल्कुल ठंडे इलाकों में मौजूद प्रिजन कैंप्स थे, और इन कैंप्स में जिंदगी बिताना बहुत ही ज्यादा कठिन था। इन लोगों से जबरदस्ती सख्त सर्दी में माइंस, फॉरेस्ट्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करवाया जाता था। इन्हें खाने के लिए बस थोड़ा सा खाना और रहने लायक एक बेसिक शेल्टर दिया जाता था। साथ ही सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न साइड पर नए शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी बनाए। इन सभी सेंटर्स को मिलिट्री बेस के आसपास बनाया गया था। ऐसा इसलिए ताकि साइबेरिया के रिसोर्सेज को सोवियत की इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल किया जा सके, साथ ही सोवियत यूनियन का कंट्रोल भी मजबूत हो जाए। वैसे तो उस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चले थे, मगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, जो 1916 में कंप्लीट हुआ था। यह रेलवे ट्रैक वेस्ट में मॉस्को से लेकर ईस्ट में व्लादिवोस्तोक जैसे पोर्ट सिटी तक फैला हुआ है। यह पैसिफिक ओशन के पास है और दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइनों में से एक है। इसकी लंबाई 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह रूस के ईस्टर्न इलाकों को वेस्टर्न इलाकों के साथ जोड़ता है। यह सच में सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक था, और इसने साइबेरिया को यूरोपियन रूस से जोड़ने में सफलता पाई। मगर समस्या यह थी कि इतना सब होने के बावजूद भी रूसी लोग वहां जाना नहीं चाहते थे। यहाँ नए शहर बन चुके थे, रेलवे लाइन बन चुकी थी, इसके बावजूद केवल कुछ ही लोग वहां रहने को तैयार हुए थे। पता है क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बताया, रूस का वेस्टर्न हिस्सा रहने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ का मौसम सुहावना है, जमीन फर्टाइल है और समतल है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन करना भी आसान है। जबकि रूस के यूरोपीय पार्ट में, खासकर ब्लैक अर्थ बेल्ट वाले रीजन की जमीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है।
यह फर्टाइल बेल्ट पोलैंड से लेकर वोल्गा रीजन तक लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है, जहां पर गेहूं, जौ, सनफ्लावर जैसी बेहतरीन फसलें उगाई जाती हैं। तभी तो रूस का 70% अनाज इसी रीजन में ही प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही यहाँ के बड़े एरियाज जैसे वोल्गोग्राद और रोस्तोव में बड़ी बड़ी नदियां भी बहती हैं, जैसे कि वोल्गा और डॉन नदी, जिनका इस्तेमाल ट्रेड के लिए होता है। डॉन नदी रूस के 11 बड़े शहरों को जोड़ती है और यह कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। इतना ही नहीं, रूस के सबसे बड़े शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग भी वोल्गा नदी के आसपास और वेस्टर्न साइड में ही हैं, जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इन शहरों में वह हर चीज अवेलेबल है जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में होती है, फिर चाहे वह हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन सेंटर्स हो या फिर हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। रूस के ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी यहीं रहते हैं, जिसकी वजह से देश भर के प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स भी यहीं पर आना पसंद करते हैं। इनफैक्ट सोवियत यूनियन के दौर में भी वेस्टर्न साइड को ही प्रेफर किया जाता था, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, जहां देश के बड़े सरकारी अधिकारी, लेक्चरर्स और प्रभावशाली लोग रहेंगे, नॉर्मल लोग भी तो वहां रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह जगह सिक्योरिटी के लिहाज से भी खास होगी। इनफैक्ट सोवियत यूनियन की सारी इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं शहरों में जाती थी और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि मॉस्को में एवरेज सैलरी रूस की नेशनल एवरेज सैलरी से भी डबल है। यही वजह है कि रूस का ऐसा पॉपुलेशन पैटर्न देखने को मिलता है। साथ ही वेस्टर्न एरिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर है, जबकि साइबेरिया और फॉरेस्टेड इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इस ईस्टर्न साइड में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा सख्त है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ कुछ शहर दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में आते हैं। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाता है। यहाँ की नदियाँ जमी हुई रहती हैं और गर्मियाँ तो बस नाम मात्र की ही होती हैं। साथ ही यहाँ एक और समस्या है मच्छरों की। यहाँ ऐसे खतरनाक मच्छर पाए जाते हैं जो इंसानी जीवन को भी जोखिम में डाल सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ शहर भी कम है और उनमें रहने वाले लोग भी। चारों ओर केवल जंगल, पहाड़ और बर्फ मौजूद है। यहाँ की जमीन पूरी तरह से जमी हुई है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से सड़कें और कंस्ट्रक्शन बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से यहाँ पर खेती भी नहीं होती। हालांकि यहाँ भले ही पॉपुलेशन कम हो, लेकिन इस खालीपन के बावजूद साइबेरिया में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। यहाँ रूस के सबसे ज्यादा तेल और गैस के रिजर्व मौजूद हैं। तभी तो यह दुनिया का सबसे रिच एरिया माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिशियल एस्टिमेट्स के अनुसार रूस की 80% नेचुरल गैस और 70% तेल साइबेरिया से ही आता है। इनफैक्ट यूरोप को मिलने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा भी साइबेरिया से ही आता है। साइबेरिया में एक और नेचुरल वंडर भी है, लेक बैकाल। अगर इस झील की बात की जाए तो यह कोई नॉर्मल झील नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। इस झील की गहराई लगभग 1600 मीटर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया का 20% फ्रेश वाटर सप्लाई इसी एक झील से होता है। साथ ही रूस के 40% कोयले के रिजर्व भी साइबेरिया में ही पाए जाते हैं। और केवल गैस, तेल और कोयला ही नहीं, यहाँ पर गोल्ड और डायमंड की भी बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग साइट्स हैं। सुखोई लॉग रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक बड़ी सोने की खदान है। इसे दुनिया के सबसे बड़े अनडेवलप्ड सोने के भंडारों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 540 टन गोल्ड मौजूद है। साथ ही यहाँ पर यूरेनियम भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है और रूस दुनिया का 5वां सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। मगर समस्या अभी भी वही है, रिसोर्सेज की तो भरमार है, लेकिन इन रिसोर्सेज को जमीन से निकालना बहुत महंगा पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आर्कटिक की बात की जाए तो यहाँ भयंकर सर्दी होती है, इतनी ज्यादा कि जमीन तक पहुँचना ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहाँ पर ना तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही रोड्स, जिसकी वजह से ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुँचाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए यहाँ से तेल निकालना मिडिल ईस्ट या अमेरिका जैसे देशों से तेल निकालने की तुलना में बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा काम है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इतनी टफ कंडीशंस में साइबेरिया में रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। यही वजह है कि यहाँ पर केवल वही लोग रहते हैं जिनकी ऑयल, गैस या माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब होती है। यहाँ पर जिंदगी बहुत मुश्किल है। शहर बहुत दूर और पिछड़े हुए हैं। शहरों के बीच में बड़े बड़े जंगल, बर्फ और सख्त मौसम होता है। तभी तो जॉब खत्म होते ही लोग इस इलाके को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। यही वजह है कि साइबेरिया में बहुत सारे खाली टाउन मौजूद हैं, जिन्हें घोस्ट टाउन्स कहा जाता है। हालांकि सरकार ने इस इशू को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की है। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ लोगों को फ्री में जमीन, टैक्स में भारी छूट और पैसों का लालच भी दिया ताकि लोग इस ईस्टर्न साइड पर बस सके। मगर इतना सब करने के बावजूद भी ज्यादातर लोग इस साइड पर बसना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ सर्दी तो है ही, साथ ही बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यहाँ ना तो अच्छे स्कूल हैं, ना अस्पताल और ना ही अच्छा इंटरनेट। यहाँ जिंदगी बहुत ही ज्यादा कठिन है। इस पॉपुलेशन पैटर्न की एक और वजह ये भी है कि रूस की समुद्र तक बहुत ही कम एक्सेस है, जिसकी वजह से इसका कोस्टल ट्रेड और मिलिट्री एक्सपेंशन भी हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ज्यादातर कोस्ट लाइन या तो साल भर जमी रहती है या फिर ग्लोबल शिपिंग रूट से बहुत दूर है।
वैसे तो उसके आसपास कई समुद्र हैं, लेकिन वह हमेशा जमे रहते हैं। रूस के नॉर्थ में अटलांटिक ओशन है, मगर यह 9 महीने तक जमा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ट्रेड लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब कुछ आर्कटिक सी रूट्स खुलने लगे हैं, मगर फिर भी वहां बर्फ के बीच से गुजरना खतरनाक और महंगा काम होता है। रूस का पूर्वी हिस्सा पैसिफिक ओशन को भी टच करता है और वहां व्लादिवोस्तोक जैसा इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी भी है। मगर यहाँ भी समस्या है डिस्टेंस की, क्योंकि व्लादिवोस्तोक मॉस्को से 9000 किलोमीटर दूर है। यह साइबेरिया के बिल्कुल अंतिम छोर पर है। हालांकि यह वार्म वाटर पोर्ट है, मगर सर्दियों में यहाँ भी पानी जम जाता है और केवल आइस ब्रेकर शिप्स के जरिए ही जहाज गुजर सकते हैं, जो बहुत महंगा पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ पोर्ट इम्पोर्टेंट तो है, मगर रूस इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। यही वजह है कि रूस के पास इतने ज्यादा पोर्ट होने के बावजूद उसे सबसे ज्यादा समुद्री एक्सेस ब्लैक सी के नोवोरोसिस्क पोर्ट से है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है। एक्चुअली मेडिटेरेनियन सी तक पहुँचने के लिए रूस के शिप्स को बॉस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रीट से गुजरना पड़ता है। पर समस्या यह है कि ये दोनों ही स्ट्रीट तुर्की के कंट्रोल में है और तुर्की एक नाटो कंट्री है। नाटो और रूस के बीच चलने वाली जंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। नाटो को नीचे दिखाने के लिए ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिस युद्ध का अब अंत ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों को भयंकर नुकसान हुआ है। मगर फिर भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाटो के साथ वॉर होने की वजह से तुर्की कभी भी इस चौक पॉइंट को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से अटलांटिक ओशन और ग्लोबल ट्रेड से रूस की एक्सेस खत्म हो जाएगी। इसी गर्म पानी की एक्सेस की वजह से रूस की ज्यादातर आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज साउथ वेस्ट हिस्से में है और इसका 80% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। मगर उसका यही खालीपन उसका सबसे बड़ा हथियार भी है। हालांकि वैसे तो इसे न्यूयॉर्क टाइम्स एशिया में रूस की कमजोरी की तरह दिखता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम आबादी है। लेकिन इतना खाली जमीन ने रूस को जबरदस्त मिलिट्री एडवांटेज दिया हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी खाली जमीन रूस के लिए एक बफर जोन बन जाती है। अगर कोई वेस्टर्न साइड से रूस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसे 100 किलोमीटर तक जंगल, नदियां, झीलें और पहाड़ियां देखने को मिलेंगी और इन्हें पार करके ही वह रूस के बड़े शहरों के करीब पहुंच सकेगा। इस तरह से रूस को बहुत ज्यादा समय मिल जाता है और वह किसी भी अटैक का जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर सकता है। और ये केवल कहानी नहीं है, ऐसा कई बार हो भी चुका है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर वेस्टर्न साइड से अटैक किया तो सोवियत आर्मी जानबूझकर पीछे हटती गई और जर्मन आर्मी को इतना अंदर साइबेरिया में ले गई कि उनकी सप्लाई लाइन ही खत्म होने लगी। साथ ही यहाँ की सर्दी इतनी ज्यादा थी जिसकी जर्मन फौज को आदत नहीं थी। इसकी वजह से सैनिक ठिठुरने लगे और सोवियत फौजियों ने इकट्ठा होकर चारों तरफ से हमला कर दिया और जर्मन फौज को पीछे धकेल दिया। रूस आज भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि रूस की जियोग्राफी बाहर से आने वाले किसी भी दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक है। कोल्ड वॉर के दौरान भी सोवियत यूनियन ने कुछ ऐसा ही किया था। सोवियत यूनियन के ज्यादातर मिलिट्री बेसिस और रडार स्टेशन साइबेरिया में ही लगाए गए थे। दरअसल इन्हें यहाँ इसलिए बनाया गया था ताकि इनकी लोकेशन को ट्रेस करना अमेरिका की बस की बात ना रहे। यही नहीं, साइबेरिया में न्यूक्लियर वेपन्स के लॉन्च साइट्स और सीक्रेट बंकर भी छुपाए हुए हैं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी रूस के न्यूक्लियर वेपन्स को ढूंढ नहीं सकता, न ही वहां तक पहुंच सकता है। लोगों को तो रूस खाली नजर आता है, मगर यह खालीपन रूस को सांस लेने की जगह देता है और हमले से निपटने का वक्त भी। साथ ही रूस ने यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर चीजें छुपाई हुई हैं। तो देखा आपने क्यों रूस की 80% आबादी केवल 20% एरिया में रहती है। मगर उसकी यह खाली जगह केवल प्रॉब्लम नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यह सिर्फ रूस की हिफाजत ही नहीं करती बल्कि उससे वह रिसोर्सेज भी देती है, जिनकी वजह से वह एक सुपर वर्ल्ड पावर बना हुआ है। आज टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट बेहतर हो चुके हैं। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की फ्लाइट केवल 8 घंटे में पूरी हो जाती है। इनफैक्ट इंटरनेट कनेक्शन पूरे देश में फैला हुआ है। मगर इतना होने के बावजूद डेली लाइफ बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। रूस की रेलवे लाइन से उसका खुद का पार्ट यानी साइबेरिया दूर है, जबकि यूरोप नजदीक है। तो ये थी कहानी रूस की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।